सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन जो यार थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ में शायद आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आज का प्रोग्राम उसी तरीके से होगा जैसे हमेशा होता है। बहुत सी खबरें हैं, सियासी मौज़ूआत हैं, ज़ाहिर खेल के मैदान से एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल विनिंग है जिस पर भी बात आज मैं प्रोग्राम में करूँगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा बलूचिस्तान की बात कर लेती हूँ। तो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो एक सियासी बहरान ने जून से ही जन्म लिया, तो बलूचिस्तान में माजी की जो रिवायात थी वो इस बार भी बरकरार रहीं और जाम कमाल को बिल आखिर मुस्ताफ़ी होना पड़ा। और जाम कमाल कोई पहले वज़ीर आला नहीं है, ये चौथे वज़ीर आला हैं जिन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये चौथे वज़ीर आला हैं जिन्हें अपने ही अरकान की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ा। उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और इससे पहले भी हमने देखा था कि माजी में भी जितने ही वज़राए आला, जिस तरह मैंने कहा कि 4 वज़राए आला के साथ ऐसा हुआ, तो वो भी मुस्ताफ़ी ही हुए, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने को ही तरजीह दी। लेकिन ये कब तक होता रहेगा और क्या इससे जो सूरत हाल है, जो मामलात हैं बलूचिस्तान के, क्या वो तब्दील हो जाएंगे? इन पर तो ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि अपने ही लोगों को नज़रअंदाज किया, न तरक्याती कामों पर तवज्जो दी, ना लोगों की बात सुनी, ना अपने लोगों की बात सुनी, ना अपोजिशन की बात सुनी। और इन्होंने सिर्फ अपने लिए किया जो भी किया। बात तरक्याती फ़ंड से शुरू होकर तरक्याती कामों और दीगर मामलात पर आके ठहरी और आखिरकार बलूचिस्तान में ये रिजल्ट निकला कि जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अब ज़ाहिर नए वज़ीर आला आएंगे, उनके लिए भी यही टास्क होगा। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा यहाँ पर यह है कि जो नए वज़ीर आला आएंगे, क्या उनके साथ भी ऐसा नहीं होगा? क्या एक और वज़ीर आला को फिर मजबूर कुछ अरसे बाद नहीं किया जाएगा कि वो मुस्ताफ़ी हों? क्या उनके खिलाफ भी फिर तहरीक अदम एतमाद? ये गेम बार बार क्यों रिपीट किया जाता है, इसी पर मैं सवाल करूंगी। पहले आज़म उल्फत से बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। पहले हम उनसे ज़रा सूरत हाल जानते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में आज क्या रहा? ज़ाहिर है जब मुस्ताफ़ी हो गए तो सूरत हाल तब्दील हो गई। आज़म, आज इजलास हुआ, क्या कार्रवाई रही, क्या हुआ क्या आज इजलास में? जी आज़म। जी आज़म से रब्ता हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आपके वक्त का। शाहिद रिंद भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बलूचिस्तान के मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सीनियर हैं नज़ीर लगारी साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ। लगारी साहब, बलूचिस्तान के मामलात पर आपने बड़ी गहरी नज़र और आपका तज़किया बड़ा सही होता है। पहले भी हमने कई दफ़ा बात की, जब से ये सिनेरियो शुरू हुआ, आपको याद होगा कि जब बजट का मामला था उस वक्त ही जून में ही बलूचिस्तान असम्बली के बाहर एहतजाज किया गया और वो एहतजाज इतना बड़ा कि वो बात होते 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 पे तहरीक अदम एतमाद पे आई। और आज ये दिन है कि जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, रात को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अब एक नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो होगा। सवाल मैं आपसे वही करूँगी जो मैंने अपने इंट्रो में किया, ये ऐसे होता रहेगा, ये ऐसी गेम को रिपीट करते रहेंगे, इससे क्या हल निकलेगा? एक तो ये कि बलूचिस्तान के सियासतदानों ने, कबायली सरदारों ने, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने, पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने एक बाज़ीचा अतफाल बना रखा है और तय कर लिया जाता है कि इसके साथ कैसे खेलना है। जाम कमाल के बारे में हमें पहले ही अंदाज़ा था और हमने आपके साथ प्रोग्रामों में कई बार इस बात का इजहार किया था बिल्कुल कि जाम साहब का जाम लबरेज़ हो चुका है। अब मिर्ज़ा दबीर ने अनीस से जाकर पूछा, बल्कि मिर्ज़ा दबीर से पूछा मीर अनीस ने, कहिए मियाँ अनीस तबीयत बखैर है? तो उन्होंने जवाब दिया कि पैमाना भर चुका, छलकने की देर है। तो ये पैमाना भर चुका था और छलकने की देर थी। दोस्त हमारे कह रहे थे, यहाँ पर ही लियाकत शहवानी साहब कह रहे थे कि नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि जाम साहब जो हैं वो इस्तीफा दें। वो जाम कमाल साहब बहुत बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थे, बल्कि पुरएतमाद होना तो एक कॉन्फिडेंट होना होता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। और इन्होंने जब 5 अरकान को बुलवाया, भिजवाया, मंगवाया, वापस कराया, जो भी था, इस पूरे प्रोसेस में हमें ये लग रहा था और हमें एक ख़बर भी मिल रही थी कि इन 5 अरकान को ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इस्लामाबाद और इर्द गिर्द के मज़ाफ़ात में इनके लिए अब कोई रही नहीं है बात। उनको तो जाकर जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं आपके लिए भी और अपने लिए भी दुआ ही कर सकता हूँ। तो मामलात अब जो हैं दुआ की तरफ हैं और अब आगे खेल किस तरफ जाता है ये लेकिन ये देख चुके हैं हम कि बलूचिस्तान में जाम कमाल चले गए हैं और नए वज़ीर आला भी आने ही वाले हैं, लेकिन जमकर खेल नहीं खेला जा सकेगा। ये कितनी देर और चलता है ये वक्त बताएगा कि तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। यही तो असल बात है ना, यही तो वो बात है जिसको मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ कि कब तक ये खेल इसी तरह खेला जाता रहेगा। अभी जो आपने बात की उसकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि जाम कमाल का वज़ीर आज़म से न मिलना काम आया, उन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे इस पूरे प्रोसेस में। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने लोगों को गायब करवाया, हब्ज़े बेजा में रखा। वही 4-5 लोगों की जो लगाई साहब बात करें, शायद इन तमाम तर इल्ज़ामात, इन तमाम तर मुलाकात कोई चीज़ असर नहीं हुई और आखिरकार जाम कमाल साहब को जाना ही पड़ा। लेकिन वही सवाल कि अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो जिनका माजी में भी तब्दीली बलूचिस्तान में बड़ा अहम किरदार था, आज भी बड़ा अहम किरदार है, बड़े वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट है जिनका नाम बड़ा ऊपर आ रहा है नए वज़ीर आला के लिए, लेकिन तमाम तर चीज़ों में जो खेल खेला जाता है हमेशा से, ये खेल कब तक खेला जाता रहेगा बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के अवाम को इससे क्या मिल रहा है? मेरा ये सवाल है आपसे। सुमैया, थैंक यू। जैसे लगारी साहब ने इब्तिदा में जो सूरत आपको बता दी है और उसके बाद जो मुस्तकबिल की मंजरकशी और दुआ का जिक्र किया, वो सारी सूरत बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो आपका सवाल है कि बलूचिस्तान में कब तक ये खेला जाता रहेगा, उस वक्त तक खेला जाता रहेगा जब तक बलूचिस्तान की किस्मत का फैसला 15 से 20 उन लोगों के पास होगा जब तक वो हर आने वाली हुकूमत रहेगी। ये 15 से 20 लोग इस पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब तक होंगे उस वक्त तक बलूचिस्तान के खेला जैसे लगारी साहब ने बात की कि बाज़िज़ अतफाल, एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा। कुछ अर्सा पहले चले जाएं, डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे, 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था PMLN से। तो PMLN की मरकजी क़यादत किसी पॉइंट पे चाहती थी कि डॉक्टर मालिक को मजीद 2.5 साल दिए जाएं, बलूचिस्तान में जो वो आगे बढ़ाया जाए, उनके इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया जाए और बलूचिस्तान का डॉक्टर मालिक के पास ही रहे। तो उसके लिए जो ग्रुप नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के साथ इकट्ठा हुआ था, वो ग्रुप तकरीबन वही था जो आज जाम कमाल के खिलाफ। और बलूचिस्तान के किसी इज्तमाई मसले पे ये इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का जी बार बार कहते हैं जी फलां को एहतजाज हो रहा था, फलां को लाठीचार्ज हो रहा था। मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि जो चीजें जो एहतजाज पहले हो रहे थे वो अब भी होंगे। इस वक्त मसला सिर्फ ये था कि जाम कमाल से उन्हें अपने इलाके में अपनी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर चाहिए था, DPO चाहिए था, एक्सीएन चाहिए था। असल में हम जो ब्रिटिश रूल है जिसमें वायसराय जिस तरीके से हमारे पास यहाँ हिंदुस्तान जो मुश्तरका हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जो था जिस तरह हुकूमत करता था, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने अजला में एक वायसराय का रोल चाहते हैं कि हर कोई उनकी हर बात को माने। इस वक्त जो बलूचिस्तान में पॉलिटिकली जो भी उनका हक था अदम एतमाद लाना, और जाम साहब का हक था कि वो उसको उस पर पॉलिटिकल फैसला करें और स्टेप डाउन करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो इसको फेस करते तो वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज कर सकते थे और बहुत सी चीज़ों को हिला सकते थे जिनके असरात हमें पंजाब और मरकज़ तक फौरी नज़र आ सकते थे। लेकिन जाम साहब ने हो सकता है कुछ सोच समझ के ही इस्तीफ़ा दिया होगा, लेकिन अब भी ये बात खारिज इम्कान नहीं कि इसके असरात हमें मुस्तकबिल में कुछ अरसे में
लाहौर या इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे। अभी एक मौलाना हैदरी का स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजरा, कहते हैं वही हुआ जिसका डर था। मैं इंतजार कर रहा था कि पीडीएम सिर्फ इंतजार कर रही है कि जाम कमाल की हुकूमत गिरे, क्योंकि देखें जाम कमाल को कहा जाता था कि इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान के 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें सबसे मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन चीफ मिनिस्टर तस्वुर किए जाते थे। तो जब वो महफूज नहीं है तो फिर बाकी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में जैसे और होता भी यही है कि ये एक तासुर है कि जब बलूचिस्तान से तब्दीली की हवाएं चलनी शुरू होती हैं तो पूरे मुल्क में फैल जाती हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे, आपका ही तज़किया था कि सुमैया ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, बलूचिस्तान में तब्दीली की हवाएं ऐसे नहीं चलेंगी जो पूरे मुल्क में फैल जाएं। लेकिन आज आप ही कुछ इस खदशे का भी इज़हार करते हुए हल्के दबे दबे अल्फाज में नज़र आ रहे हैं। तो लगारी साहब से ज़रा पूछते हैं, लगारी साहब जब माजी में बलूचिस्तान में तब्दीली की हवा चली तो उसने अपने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया, क्या इस बार कुछ अलग होगा या वही होगा? मेरे ख्याल में जब पिछली मरतबा बलूचिस्तान हुकूमत जो है अपना गिरी थी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की और अपना बिजंजो साहब आए थे, तो उसके साथ ही एक दूसरा मामला शुरू हो गया था जी, और वो मामला पनामा की सूरत में था और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और मैं हम साथ ही सफ़र कर रहे थे। अच्छा। तो उस सफ़र के दौरान भी मैंने कहा कि अब क्या सूरत हाल लगती है। उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ के पास। अच्छा। तो मैंने कहा मियाँ नवाज़ शरीफ भी अपनी बारी जो है उनकी भी आ रही है आपके पास। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि क्या होता है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने मुझे बरह रास्त तो ये नहीं कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उन्हें भी ये लग रहा था कि चीज़ें इसी तरफ को जा रही हैं। एक तो ये कि तब्दीली जो थी वो पाकिस्तान को रास नहीं आई है। जाम कमाल का आना तब्दीली नहीं थी, जाम कमाल एक तसलसल हैं, अपने दादा का, फिर अपने वालिद का, फिर वो खुद आए। तो ऐसा कोई और भी रहे हैं, अख्तर मेंगल के वालिद वज़ीर आला रहे, वो वज़ीर आला रहे हैं। जमालीज़ में तो एक लिस्ट है पूरी की पूरी कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली और मीर ये जो अभी बन रहे हैं स्पीकर, जिनके लिए कहा जा रहा है हमारे जान मोहम्मद जमाली और ताज मोहम्मद जमाली, ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और ये ख़ानदान ऐसे हैं कि इनको इक़्तिदार बहुत रास आता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी ज़ात तक और अपनी जिनके साथ इनकी वफ़ा होती है वहाँ तक महदूद रहते हैं। वो सियासत और सियासी अमल से बहुत कम जो है उनकी कमिटमेंट होती है। जाम साहब की भी सियासी अमल से, सियासत से, बलूचिस्तान के कोर इश्यूज़ के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी। जिस तरह से उनके दादा ने काम चलाया, जिस तरह से उनके वालिद ने काम चलाया, उसी तरह से वो काम चला रहे थे। और दोनों तीनों का ये भी एक तजर्बा है कि बहुत बुरे वक्त में, बलूचिस्तान के बहुत बुरे वक्त में जो है वो इक़्तिदार में होते हैं, जब बलूचिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ या तो कोई ऑपरेशन हो रहा हो या कोई और बहुत मुश्किल हो, उस वक्त होते हैं। बहुत बड़ा हादसा बलूचिस्तान में हुआ था, उस वक्त जाम साहब के वालिद वज़ीर आला थे जब नवाब अकबर बुगटी का सानिया हुआ। साहब आज क्या ख़तरा है? आज हुकूमत को इस बलूचिस्तान में तब्दीली से क्यों ख़तरा लग रहा है आपको? नहीं, बलूचिस्तान हुकूमत तो तब्दील हो गई ना, मतलब अभी तो एक वज़ीर आला तो चले गए हैं ना, अब दूसरे वज़ीर आला आ रहे हैं। हाँ। तो ये कितने स्टेबल होते हैं ये एक सवाल है। मेरे ख्याल में अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम की अगर कोई चीज़ थी तो वो अब ज़िया लांगू साहब हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। बाप पार्टी के रहनुमा हैं ज़िया लांगू साहब। ज़ाहिर सपोर्ट तो आप लोग थे जो लोग कर रहे थे जाम कमाल साहब को, लेकिन ज़ाहिर सिनेरियो ऐसा बना गो के कॉन्फिडेंट तो खुद जाम कमाल साहब भी थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हुआ। और वो पहले भी जो वज़ीर आला के साथ हुआ वो उनके साथ भी हुआ, उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अब क्या होगा और अब आप किसके साथ हैं? देखिए, हमारी पहली दिन से ये कोशिश रही कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, हम पार्टी हमारी इंटैक्ट रहे और हमारी पार्टी मुत्तहिद रहे। तो मुख्तलिफ स्टेजेस आए, मुख्तलिफ कोशिशें हमने की, लेकिन वो बारावर साबित नहीं हो सकी। तो अभी भी हम इस पार्टी को बचाने के लिए और यही हमारी कोशिश होगी कि हम इस पार्टी को प्रायोरिटी पर रखेंगे कि हम सब दोस्त, गवर्नमेंट भी आनी जानी चीज़ें हैं, आती जाती हैं,
लेकिन पार्टी का मुस्तकबिल बहुत जरूरी है। अच्छा, सौले बोतानी साहब की आपने बात सुनी होगी, वो ये कह रहे थे जिन लोगों ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में साथ नहीं दिया, कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने साथ शामिल कर लें। आप लोगों की तरफ ही इशारा था उनका। देखें, पॉलिटिक्स में हर अगर कोई चीज हो नहीं सकती। बातचीत हमारी कल भी वो आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है, हमसे मिलने आए थे हमारे घर। तो बातचीत का दरवाजा खुला है, वो हमारे कुलीग्स हैं, दोस्त हैं। जमहूरियत में आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। बाकी उसूल अपने होते हैं, अपनी सियासत होती है, बातें अपनी होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में दरवाजे बंद नहीं होते। बातचीत कितनी पॉजिटिव वे में हुई है आपकी तरफ से? हम बहुत खुशगवार माहौल में बैठे, खुशगवार उसमें थे। लेकिन हम जो हमारा एक वो है, कुछ दोस्त हैं जो हम इकट्ठे थे इस मोशन के खिलाफ, तो उन सब में से हमारे कुछ दोस्त वहाँ नहीं थे। हमने उनकी बातें सुनी है। अच्छा। तो हमारी अपनी मीटिंग होगी, हम अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे। फाइनल हो गए सीएम के लिए, नए सीएम के लिए? नहीं, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुई, और हमने अभी तक किसी को सीएम ने अभी तक इस बारे में हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। वो ग्रुप जो आए थे, अलबत्ता उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने कुद्दूस बेजंजो साहब को नॉमिनेट किया है। जी। तो अभी तक बाकी हमारी तरफ से या जो दोस्त थे, हमने मशवरा कर रहे हैं कि क्या करना है। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि हमारी कोशिश है पार्टी को बचाया जाए, तो पार्टी को बचाने के लिए तो इत्तेहाद बड़ा जरूरी है ना। तो इत्तेहाद तो रहा नहीं है, पहले इत्तेहाद बचाया जाएगा और उसके बाद फिर पार्टी को बचाया जाएगा। किस तरह मुनज़्ज़म कर रहे हैं इन चीजों को आप लोग? हम लगे हुए हैं, हम अपने अलाइज से भी राब्ते में हैं, हम पार्टी की सीनियर क़यादत से भी राब्ते में हैं। हम सर जोड़ कर बैठे हैं, किस तरह भी हम अपनी पार्टी को इस क्राइसिस से निकाल लें। अच्छा, ज़िया लांगो साहब, देखें पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है बलूचिस्तान में, ये माजी में भरी पड़ी हैं इस तरह की मिसालें, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? ये गेम कब तक चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल कुछ हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान अनस्टेबल रहता है। मैं समझता हूँ जिनकी हमेशा एक कोशिश होती है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन में भी हम रहें और गवर्नमेंट के भी मजे लें। तो अभी भी हमारे दोस्तों को जो होप दिया या जो हौसला दिया, वो जो है अपोजिशन की तरफ से। तो अपोजिशन का ये हमेशा ये किरदार होता है कि वो जो स्मूथली गवर्नमेंट चल रहा हो बलूचिस्तान के मुफाद में, तो ये 2-3 जमातें रास्ते में रुकावट बनती है। लेकिन अपने ही लोग जब दगा दे जाएं तो वो तो फिर मौका मिल जाता है ना अगले को। जी, बिल्कुल। अपने लोगों को, हमारे लोगों का हौसला, मैं यही कह रहा हूँ, उन्हीं की वजह से हमारे लोगों का हौसला वो हुआ और वो मजीद आगे गए। अच्छा, ज़िया लांगो साहब, मुझे जरा ये बताएं, आपकी जाती राय क्या है कि अगला ऐसा कौन सा कैंडिडेट हो जो जाम कमाल की जगह को पुर कर दे, फिर उनके खिलाफ कोई ऐसा खेल दोबारा ना खेला जाए? जाती ख्याल में आपके कौन होना चाहिए? देखिए, हर एक बंदे की अपनी क्वालिटीज हैं। जाम साहब की जो क्वालिटीज थी, मैं समझता हूँ उनका, मेरे जो जिंदगी पॉलिटिक्स में रही, मैंने कोई सीएम ऐसे नहीं देखा जिसने बलूचिस्तान के लिए इतना कुछ किया हो। उनकी अपनी है। बाकी जो अराकीन असेंबली है, जाहिर है ये भी अपने हल्कों से मुंतखब हो क्या है। कोई एक नाम जो आप समझते हो? नहीं, मेरी पार्टी में ऐसे अहल लोग बहुत हैं जो इस चीज में, इस कुर्सी में बैठ सकते हैं। कोई एक शख्स नहीं है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? 2-3 रोज में हो जाएंगी चीजें फाइनलाइज? चीजें स्टार्ट हैं, बातचीत चल रही है, राब्ते एक दूसरे से सबने तेज किए हुए हैं। हमारे अलाइज भी हम बैठे हैं हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ मशवरा कर रहे हैं। तो एक दो, मैं समझता हूँ दिन नहीं बल्कि इधर घंटे भी अहमियत रखते हैं। वजीर आजम का से भी मशवरा किया जाएगा इस तमाम तर सूरत हाल में? मैं समझता हूँ कि मुझ समेत बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फौरन इस चीज पर वजीर आजम साहब को कॉन्फिडेंस मिलाना चाहिए। बलूचिस्तान बड़े नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान किसी भी किस्म की गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो वजीर आजम साहब का कॉन्फिडेंस में लेना, उनकी राय लेना और उनका मुफीद मशवरा इंतहाई जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मीर ज़िया लांगो साहब, आपके वक्त। शायद आपने बात सुनी, ज़ाहिर है होप तो बहुत है, अभी भी कहीं ना कहीं होप तो रहनी भी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मशवरा कि चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है? देखिए, मेरा ख्याल है जो भी फैसला करना है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बैठ के करना है। और इससे पहले जो रोल था वज़ीर आज़म का, वो बड़ा न्यूट्रल रहा
उन्होंने ना जाम कमाल की हिमायत की, ना नाराज ग्रुप को कोई रोकने की कोशिश की, क्योंकि नाराज ग्रुप में उनके एक एमपीए मौजूद थे। बिल्कुल वो चाहते उन्हें इब्तदा में शटअप कॉल दे सकते थे, उन्होंने नहीं दी, बिल्कुल which is showing कि वो ऑन बोर्ड थे इस डिसीजन में, या किसी हद तक उन्हें एतमाद में ले लिया गया। राइट तो ये चीजें भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शॉर्टली मैं चाहूंगी लगारी साहब का भी इस पर मौके। लगारी साहब आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि खेल शुरू हो चुका है। अभी बहुत कुछ, चूँकि बलूचिस्तान में सेनेट में अहम लोग हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, चेयरमैन सेनेट अपना वज़न किस तरफ को रखते हैं, अगरचे उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं, और हमारे जो काकड़ साहब हैं वो किस तरफ जाते हैं, हमारे जो बुगटी साहब हैं, सरफराज साहब, वो किस तरफ को जाते हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं कि अनफोल्ड होना बाकी हैं। हाँ। और यकीनन ये आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, शाहिद रेन साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। क्या पाकिस्तान ने IMF की सारी शराइत मान ली हैं? और क्या FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा? क्या पाकिस्तान को यहाँ पर सियासी मामलात के तहत रखा जा रहा है? तमाम तर सवालात मैं उठाऊंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम बात करेंगे FATF के मामलात की। आपको याद होगा कि 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। उस वक्त जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरीके से थी कि ग्रे लिस्ट में जब शामिल किया गया तो माली निज़ाम और क़वानीन को, जो FATF के क़वानीन थे, उसमें 40 में से 13 सिफारिशात के मुताबिक पाकिस्तान को पाया गया। लेकिन आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो FATF के क़वानीन थे उन पर अमल कर लिया है, और तकरीबन 34 नकात में से 30 पर अमल दरामद पाकिस्तान कर चुका है। जून में जो मामला उठा था उसका मरकजी जो प्लान था वो था मनी लॉन्ड्रिंग, जिस पर बहुत हद तक पाकिस्तान ने अमल कर लिया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि लास्ट टाइम भी जब ग्रे लिस्ट में रखा गया था और मुमकिन हद तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं बनता कि FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे, उस वक्त भी पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि ये मामला टेक्निकल नहीं बल्कि अब सियासी हो चुका है। सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। लेकिन आज भी क्या यही सूरत हाल है? क्या वाकई पाकिस्तान जितने भी इक़दाम उठा रहा है उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना ये मामला टेक्निकल नहीं सियासी है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमने कई दफ़ा बात की है इस पर। 2018 से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान इस तरह से इक़दाम उठाए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। आप क्या समझते हैं, वाकई मामला टेक्निकल है या सियासी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक प्लान के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2-3 साल तक पहले 27 नुकात की बात होती थी। पिछली दफा जब आपने तकरीबन 27 नुकात पे पूरी तरह अमल दरामद कर लिया तो नुकात निकाल के इसको 34 बना दिया गया। अब 34 के ऊपर बात की जा रही है कि जी 30 के ऊपर पूरी तरह है, बाकी 4 पे पूरी तरह अमल नहीं किया गया। वो चीजें डिक्टेट करने वाली बात है। अपनी मर्जी से वो आपसे फलां के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, फलां का अदालती कार्रवाई पूरी नहीं चली। वो जो भारत ने एक डिजाइन उनके सामने रखा है, जिनको भारत कह दे कि वो टेररिस्ट है लिहाजा उनको आपको फांसी लगा देना चाहिए, और जो भारत करे उस पर बातचीत ना हो, तो ये एक ममालिक के गठजोड़ और भारत के मिल के ये एक प्लान पाकिस्तान को कॉर्नर किया गया है। आपको इस स्टेज के ऊपर ब्लैक लिस्ट में ले जाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि आपने 30 नुकात उनके कहने के मुताबिक 30 पे तो अमल कर ही लिया हुआ था। लेकिन ये कि तलवार लटकाए का मतलब यह है कि किसी वक्त आपको वापस ब्लैक लिस्ट में धकेला जा सकता है। हमें लाख ये कहें कि ये सियासी नहीं, खासतौर पे भारत की फेवर में थी। जो FATF के चीफ हैं मिस्टर प्लेयर, इन्होंने कहा कि जनाब ये सियासी नहीं है, टेक्निकल है। ये शख्स इतना झूठ बोल रहा है पब्लिकली। आप सोचिए कि जब भारत के वजीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस में इतराफ किया, कहा
कि हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखने का या ग्रे लिस्ट में रखने का इंतजाम किया और आज दिन तक हम उसको परसू कर रहे हैं। वो तो गलती से इंडियन अखबार में छप गई खबर। सही बात। उसके बाद ये शख्स इस तरह कहे, समझता हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही कम थी, अब तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये ज़बाज़े तौर पे आलाकार हैं इन बड़ी कुव्वतों का, और जिस तरह टर्की को घसीट के इन्होंने किया है, बाकी भी तमाम मुसलमान मुल्क हैं जिनको ज्यादातर इन्होंने इस काम में धकेला हुआ। तो एक प्लान के तहत काम चल रहा है जहां ये मालियाती तौर पे इन ममालिक को तबाह करना चाहते हैं जिनके अंदर सकत थी, जो तरक्की कर सकते थे, जिनका नजर आता था कि ये आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को सोचना होगा कि क्या इनके साथ इसी तरह हमने रखना है, चलना है, या इनको थोड़ा अग्रेसिवली डील कर। अच्छा अमजद साहब, पाकिस्तान तो खैर सोचेगा ही और वो क्या करेगा ये भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब बात हम करते हैं ना इंडिया की, कि इंडिया का ये पूरा प्री प्लान था और वो ब्लैक लिस्ट में घसीटने वाली बातें, और अब भी यही कोशिश यकीनन इंडिया की होगी, लेकिन अब बात करते हैं फैटफ की खबरीन की, जिसमें दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, दीगर इकदाम तमाम ममालिक उठाने के लिए कहे जाते हैं। तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो पूरी दुनिया में सबके सामने है कि भारत है। भारत जिस तरीके से बलूचिस्तान की सरजमीन को माजी में इस्तेमाल करता रहा, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी करता रहा, जिस तरीके से कश्मीर में दहशतगर्दी भारत करता है, जिस तरीके से भारत का ये नकाब उतर चुका है उसके चेहरे से, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, तो यहाँ फैटफ का बस क्यों नहीं चलता? यहाँ पे क्या टेक्निकल मामला है? देखिए, वहां मगरबी दुनिया की जो कि इत्तेहादी हैं भारत के, उनकी मर्जी नहीं है, लेकिन हमने भी बहुत खुल के अग्रेसिवली ये नुकात नहीं उठाए। पाकिस्तान को चाइना, रशिया वगैरह ममालिक के साथ कोई पॉलिसी वजह करनी चाहिए थी। देखिए, इसमें हमारा तो ठीक है जो रोल है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, उन्होंने भारत के 40 बैंक आइडेंटिफाई किए जिनमें उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की और उसमें से बास ट्रांजैक्शन ऐसे मशकूक हैं कि वो टेरर फंडिंग की। फिर पाकिस्तान ने एक डोजियर दिया जिसमें कि हमने टेरर फंडिंग के इनको शवाहिद और सबूत सारे दिए, क्वेश्चन का सारा इतराफी बयान मौजूद। तो ये केस हमने बना के आगे चलाने की कोशिश नहीं की, हम यही करते रहे कि अपने दिफा पे रहे। और तो ठीक है, वो भी अच्छा है कि आप अपने कानून मजबूत कर लें आप, लेकिन ये नहीं कि बाहर की दुनिया या ये जो नेक्सस है, अनहोली नेक्सस, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं डिफेंसिव मोड पे बहुत खेल लिए, सर पे सवार हो जाए, मोड पे आना होगा पाकिस्तान को और अपने केस को ऑफेंसिव मोड पे चलाना होगा। अमजद शुएब साहब जी, मैं समझा नहीं क्या कहा आपने। यानी कि डिफेंसिव मोड बहुत हो गया, हमने बहुत खेल लिया इस तरह, अब एक जारहाना खेल खेलना होगा, अपने केस को जरा आगे इस तरह चलाना होगा, यही कह रहे हैं आप? कि जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मौजूद हैं, तो क्यों ना एक केस लेके चले। फिर जो पाकिस्तान के झूठ बोले गए वो आपको पता है, यूरोपियन यूनियन ने जो निकाल के दिया सब कुछ मौजूद है। तो हमें एक अग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले सपोर्ट मस्टर कर लें। चाइना से बात हो जानी चाहिए, रशिया से, मुख्तलिफ ममालिक से जो खरीदते के हैं, ताकि उनको भी अंदाजा हो कि हमने क्या करना है, वो सपोर्ट मिल सके। अब टर्की भी है, उसको भी उन्होंने डाल दिया, तो टर्की को भी सपोर्ट उनको भी चाहिए। तो ये एक ऐसा खेल है जो कि पाकिस्तान किया हुआ है इन्होंने, और पाकिस्तान इस कॉर्नर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद बैठे कॉर्नर में अपना दिफा कर रहे हैं, जबकि हमें इससे बाहर निकल के खेलना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाहर निकल के खेलना होगा। जब शवाहिद चीजें हैं तो पाकिस्तान को दीगर ममालिक को खित्ते के मिला के, जिसमें उर्दन भी है, तुर्की भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, तमाम ममालिक को मिलके एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इस पर काम करने की ज़रूरत है। पॉइंट टेकन सर। ज़रा IMF के हवाले से भी ज़रा बात है, तो खबरें तो कुछ इस तरह की भी हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर सूरत हाल और मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। और अब ज़ाहिर तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि IMF से मुज़ाकरात में नाकामी हुई। नाकामी नहीं हुई तो क्या सारी शराइत मान ली गई हैं? इसी पर ज़रा बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर, ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं? देखिए जी सुमैया, जो पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत मानने के बावजूद अभी तक हम ये देख रहे हैं कि IMF के साथ जो डेडलॉक है वो मौजूद है। और IMF की जानिब से नई शराइत जो सामने आई हैं उसमें जो सबसे बड़ी शर्त है वो एक्सचेंज रेट के हवाले से है। और एक्सचेंज रेट जो है उसको
IMF का यह मुतालबा सामने आया कि मार्केट जो है वो इसको डिटरमिन करेगी, और अगर मार्केट डिटरमिन करेगी तो फिर एक्सचेंज रेट जो है वो तकरीबन 190 तक जा सकता है। और फिर इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा अभी हुकूमत की जानिब से 3 रुपए 34 पैसे जो है वो IMF प्रोग्राम के में आने के बाद इजाफा किया गया है। अब IMF की जानिब से मजीद इजाफे का मुतालबा सामने आया है कि मजीद इजाफा किया जाए, और फिर इसके साथ साथ गैस की जो कीमतें हैं उनमें 35% इजाफा किया जाए। गर्दिशी कर्जे को फिल फोर्स यानी नेक्स्ट क्वार्टर तक, यानी अगली छमाही तक 700 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा कम किया जाए। ये ऐसे मुतालबात हैं जो शायद हुकूमत मान चुकी है, और इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो अब, लेकिन डेडलॉक अभी तक बरकरार है। ये डेडलॉक है, मुशीर खजाना शौकत तरीन सऊदी अरब में है, मुज़ाकरात अभी हो नहीं रहे हैं, अब मामला किस तरह आगे बढ़ेगा उमर? बिल्कुल, आपने जो पॉइंट उठाया है कि मुशीर खजाना सऊदी अरब में है, सेक्रेटरी खजाना वापस आ चुके हैं, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, तो ये सारे मामलात हैं। आज जब मैंने सेक्रेटरी खजाना को इस बाबत उनसे पूछा, मैसेज किया उनको मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि इस वक्त टॉक्स की नौइयत क्या है, कि आपके जो एडवाइजर के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो ये कहते हैं कि टॉक्स इस वक्त जारी हैं, मुझे ये बताएं कि ये फिजिकल है या ये वर्चुअल है। तो उस पर सेक्रेटरी खजाना की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। वजारत खजाना के हुकाम से जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा डेडलॉक अभी भी मौजूद है, और जराए ने हमें ये बात बताई कि उनके जो मुतालबात कुछ ऐसे हैं जिसमें खास तौर पर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और खास तौर पर नॉन टैक्स रेवेन्यू के हवाले से काफ़ी मामलात उलझे हुए हैं, और रेवेन्यू में कमी, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कमी को IMF जो है वो जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको ख़त्म करके उनको पूरा करवाना चाहता है, और FBR के जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है उसको बढ़ाना चाहता है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमने उस दिन भी खबर दी थी, हुकूमत एक नया ऑर्डिनेंस लाने जा रही है जिसमें वो तमाम टैक्स एग्जेम्पशन खत्म की जाएंगी जिनसे इस वक्त नुकसान हो रहा है, जिसमें ये भी जो हमारे जराए से जब हमारी बात हुई तो गाड़ियों में जो हुकूमत ने रिलीज दिया था जो टैक्स और ड्यूटीज की कमी की गई थी, उसमें भी वो टैक्स और ड्यूटीज में कमी भी वापस ली जा सकती है। और इसके साथ साथ जो CKDs और SKDs हैं उन पर जो RD है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, वो 15% है इस वक्त, उसको भी 15 से 50% करने की बात हो रही है। जो नया ऑर्डिनेंस आ रहा है 4, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस एक और आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उमर अयाज। जरा क्विकली मैं अमजद शुएब साहब से जरा इस पर तज्जिया ले लूँ। अमजद शुएब साहब, इस नॉन सीरियस एटीट्यूड को हुकूमत के आप कैसे देखते हैं? जी अमजद साहब। ज्यादा रिलाई किया जो कि मेरा ख्याल हमें नहीं करना चाहिए था। अगर हम 1-2 साल नहीं करें, 2 साल हम टेलीफोन नए इम्पोर्ट करते और इस तरह की आइडेंटिफाई कर सकते थे, आपको $5-6 बिलियन 3-4 साल में बच जाता। तो बहुत सारे लोग इस चीज पे कर रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, कि हमारी ये बहुत बड़ी गलती है जो हमारी अपने IMF के पास गएंगे। आज भी हमें उनको टाल देना चाहिए, और ये किस्सा अगर हम बंद कर दें या इसको लटकाए रखें और इधर लोन मजीद ना लें, तो मेरा ख्याल है शायद हमारे लिए कोई बेहतरी की राह निकला है, बजाय इनके हाथ चढ़े रहें। ये अवाम की जिंदगी यहाँ पे तबाह करके रखते हैं। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इस पर हुकूमत को सोचना होगा कि अगर इसी तरीके से मामला चलाती रही हुकूमत तो अगला साल जब इलेक्शन कैंपेन का साल है तो हुकूमत स्टैंड कहाँ करेगी और चीज़ें किस तरह से दूसरी हुकूमत के लिए छोड़ के जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मैं बात करूँगी तारीख़ी फ़तह की। जी हाँ, जिसका इंतज़ार 3 दहाइयों ने किया। हम बचपन से बड़े हो गए, नस्लें बूढ़ी हो गईं सिर्फ एक फतह को देखने के लिए, और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में भारत को 1 साइडेड शिकस्त दी। जी हाँ, 1 साइडेड। ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता। ये पहली बार हुआ कि भारत 10 विकेटों से हारा। इस तारीखी फतह पर बात करने से पहले ज़रा मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ कि कल कैसा मैच हुआ, उसके बाद कैसा मातम हुआ भारत में और कैसा जश्न मनाया गया पाकिस्तान में। देखिए, सरप्राइज तो किया है पाकिस्तान ने एक बार फिर, लेकिन ये क्या भारत का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उसको ले डूबा, या फिर वो समझ ही नहीं रहे थे कि उनके सामने कौन सी टीम है। जो हमेशा होता आया था
ज़रूरी तो नहीं था ना कि इस बार भी वही हो। इस पर ज़रा बात करते हैं। जी कॉल साहब हमें ज्वाइन करें, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और कल भी हमने इनसे बात की थी, हमारे साथ ट्रांसमिशन में थे। अजय कौल साहब, कल आपके जुमले मुझे याद हैं, आपने कहा था पाकिस्तान में जीतना तो नहीं है, आप कुछ भी कर लें, जितनी खुशियाँ मनानी आप मना लें। आपने मुझे ये बात कही थी कि पाकिस्तान ने फिर भी जीतना तो नहीं है। लेकिन अजय साहब ये हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने ये कहा था कि हम भी मिठाई का इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से। लेकिन आपने ये तो कहा था कि मिठाई भेज दीजिएगा, जीतेगा फिर भी नहीं पाकिस्तान। मिठाई तो आई नहीं अभी तक। मिठाई बिल्कुल आपको पहुंचेगी सर, ऑर्डर्स दिए हुए हैं आप लोग के लिए, बड़ी मिठाइयाँ हमने तैयार करवा रहे हैं, बड़ी फरमाइशी प्रोग्राम आए हुए हैं। ये बताएं क्या हुआ, टीम इतनी ज़बरदस्त टीम इंडिया की, IPL खेली हुई, उसी पिच पे खेली हुई, कल क्या हुआ? क्या आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, अपनी टीम का जरा तजिया कीजिए, क्या हुआ क्या कल? नहीं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ क्लोजली। कल की जो मैच था, ये सारे जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, इनफैक्ट ये सब जो 130 करोड़ पीपल यहाँ के इंडिया के हैं, वो भी यही पूछ रहे थे कल हुआ क्या। इतनी बेस्ट टीम, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक, बुमराह है या भुवनेश्वर तो खैर आउट ऑफ फॉर्म था बट अभी रिसेंटली अच्छा खेल रहा था, या मोहम्मद शमी इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। कल क्या हुआ, इतनी स्टिंग क्यों नहीं थी बॉलिंग में, या बैटिंग में ऐसे एकदम से कोलैप्स कैसे हो गया? जी शामी पे क्यों जोर है आप लोगों का? नहीं, मैंने भुवनेश्वर नाम लिया पहले। हाँ शामी ऑल्सो बॉलर ना। हाँ, बाकी भी तो खिलाड़ी हैं ना, अब परफॉर्म नहीं कर पाए कोई भी। मैंने भुवनेश्वर का नाम पहले लिया, आपने सुना है नहीं क्या? जी बिल्कुल सुना है मैंने। हाँ, तो मैंने कहा भुवनेश्वर नहीं कर पाया, शमी नहीं कर पाया, पहले उससे पहले मैंने बुमराह का नाम लिया। सबसे पहले नाम मैंने बुमराह लिया, जो फ्रंट लाइन बॉलर है, वो फेल हो गया। तो आपने सुन, चलिए ठीक से सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं सुन रही। शमी का मुझे पता है आप रिलीजियस एंगल देते हो, कई लोग देते हैं रिलीजियस एंगल, यहाँ पे रिलीजियस एंगल नहीं है। नहीं मैं कोई रिलीजियस एंगल नहीं ले रही, मैं तो बहुत लाइटर मोड में हूं, मैं खुश हूं बहुत। चले, नसीम राजपूत साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, स्ट्राइक बॉलर है। हाँ, वो भी नहीं सही कह रहे हैं, वाकई ऐसे ही है। नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। नसीम साहब, कल बड़ी हमने ट्रांसमिशंस की, तमाम चैनल्स पे हम गुफ्तगू करते रहे। ज़ाहिर है हम तो ये कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा होता रहा आज भी वो हो, लेकिन ज़रा आप अपना तजिया दीजिए कि कल क्या हुआ इंडियन टीम के साथ, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.25 अरब आबादी है इंडिया की, वो भी नहीं समझ पा रहे, और 25 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडियन टीम के साथ क्या हुआ। ये वाकई एक सवाल है कि वो पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो कोई एक सिंगल मौका ऐसा नहीं था कि इंडिया की तगड़ी टीम कहीं पर टीम दिखाई दी हो। और ये टीम गेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें क्या वजह है क्या नहीं है। एक तो पाकिस्तान ने आउट क्लास किया, अगर ठीक है एक स्पेल जो शहनशाह अफरीदी का था जिसमें 2-3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो इंडियन टीम अगर 151 रन कर लेती है तो कहाँ थे बुमराह, कहाँ थे शामी, कहाँ थे भुवनेश्वर कुमार, जडेजा कहाँ थे, अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। मकसद है बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़े हुए दिखाई दिए इस मैच के साथ। देखिए, मैच से पहले असल खौफ किसको था? पाकिस्तान को ये खौफ था कि इंडिया बहुत अच्छा खेलता है वर्ल्ड कप के मैचेस में। इंडिया के पास क्या खौफ था? वो आज तक कभी हारे नहीं है। ये दो खौफ दोनों के साथ थे, लेकिन खौफ तो छोड़े, इंडिया इतना डर जाएगा मैच के अंदर, इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाएगी पैरों पे, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही कमजोर टीम के साथ पाकिस्तान टीम मैच खेल रही हो, इंडियन टीम दिखाई नहीं दी। और फिर जो मोरल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद, और मैं तो उसको वन साइडेड जीत कह रही हूँ, क्योंकि जाहिर है ये एक हिस्ट्री बनी है ना कि 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया, 10 विकेटों से पहली दफा इंडिया हार गया। अच्छा जरा अजय साहब ये जरा बता दीजिए कि बॉलिंग लाइन नहीं थी अच्छी, कभी भारत की, बैटिंग लाइन तो शानदार थी ना, कल बैटिंग लाइन को क्या हो गया? और फिर जरा आगे का बता दीजिए, न्यूजीलैंड से भी मैच है और दीगर मैचेस हैं, उनके लिए तैयारी कैसी है इंडियन टीम की? नहीं, जैसे आप कह रहे थे ये सवाल, जैसे अभी और भी गेस्ट कह रहे थे कि सवाल ये है कि हुआ क्या, वो सबका सवाल है। इनफैक्ट आई थिंक कोहली खुद भी सवाल ये पूछ रहे होंगे, जवाब ढूंढ रहे होंगे कि हुआ क्या, या कैप्टनसी में गलती हो गई, चाहे बैटिंग ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो गई, बॉलिंग अटैक में जैसे बुमराह को पहले ना ला के भुवनेश्वर को पहले लाया, तो वो भी एक सवाल है कि क्यों लाया भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर अभी आउट ऑफ फॉर्म है, और तो रिसेंटली उसकी स्विंग वगैरह अच्छी चल रही है, लेकिन बुमराह हमारा स्ट्राइक बॉलर है, बुमराह फर्स्ट बॉलिंग क्यों नहीं, फर्स्ट ओवर क्यों नहीं किया?
सही। तो ये सब सवालात है, उस पे जवाब ढूंढेंगे और जल्दी ढूंढने होंगे क्योंकि अभी मैचेस बाकी हैं, ये आखिरी मुकाबला नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। अच्छा बस मैं लास्टली नसीम राजपूत साहब, कल मुकाबला न्यूजीलैंड से है और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा साबित हुआ, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का। आपको क्या लगता है कि जो कॉम्बिनेशन कल खिलाया गया उसी कॉम्बिनेशन को आगे लेकर चलना चाहिए? आपकी एक्सपर्ट राय क्या है? बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। देखिए ना, हमारी तो बैटिंग ही टेस्ट नहीं हुई, हमें तो यही नहीं पता कि इंडिया एक भी आउट नहीं करेगा। तो आप हमारी तो ना बैटिंग, चाहे कोई बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारे यहाँ तो कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का मैच खत्म हो गया, वो जो जीत का नशा था वो आज तक उतर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एटलीस्ट खिलाड़ियों का उतर जाना चाहिए। फॉर्म भले एक हफ्ते तक सेलिब्रेट करे क्योंकि इतने सालों से नहीं जीते थे वर्ल्ड कप में। हमारा तो हो गया मैच, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमारा तो हो गया मैच, मैं तो इसी में खुश रहूंगी पूरे कई साल तक, लेकिन खिलाड़ियों का खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब, अजय कौल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम, बहुत ज़बरदस्त खेलें आप, हेड्स ऑफ टू यू। लेकिन इस चीज़ को आगे तसलसल में रखना है और इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचना है और ये ट्रॉफी आपने मुल्क लेकर आनी है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।